हम अरिस्टोटल यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के फाउंडर यानी कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के पिता अरस्तु के बारे में बात करेंगे। अरस्तु जो है एक महत्वपूर्ण विद्वान ही नहीं, वो बायोलॉजी की और फिजिक्स और उनका कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे स्पेशली बॉटनी में भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा वो एक महत्वपूर्ण टीचर और लेखक भी थे। लेकिन हम यहाँ पर उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल थाट को समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर पॉलिटिकल थाट को डिस्कस करते टाइम हम उनके 8 पॉइंट यानी कि 4 और 4 8 पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड है। पहला जो कहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि स्टेट के बारे में। दूसरा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग पॉलिटिकल एनिमल है, वो क्यों कहते हैं। फिर उनका सिटीजनशिप पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा हम उनका देखेंगे जस्टिस, रिवोल्यूशन, एजुकेशन, इन सब पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक पॉलिटिकल एनिमल है। तो इसका एक सिंपल सा मकसद वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इसलिए पॉलिटिकल एनिमल है क्योंकि ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान बाय नेचर एक ऐसा प्राणी है जो सोसाइटी में ही रह सकता है और स्टेट के साथ ही रह सकता है, वो अकेले नहीं रह सकता है। और वो कहते हैं कि जो अकेले रहता है सोसाइटी, आउट ऑफ सोसाइटी, आउट ऑफ स्टेट, वह तो भगवान हो सकता है या तो फिर वह बीस्ट हो सकता है यानी कि जानवर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग का नेचर है बाय बर्थ वो नेचुरली इस तरीके से हुआ है कि वो सोसाइटी में लोगों के साथ ही इवॉल्व हुआ है, वो अलग से इवॉल्व नहीं हुआ है। और अगर जो हम बात करें दोस्तों उनके सेकंड पॉइंट का, जो कि सेकंड पॉइंट स्टेट की ओरिजिन उससे रिलेटेड है सीधे सीधे ह्यूमन नेचर से। वो कहते हैं कि स्टेट कैसे ओरिजिन में आया। ये तो स्टेट में ये बताते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, एक समूह हुआ करता था, समाज हुआ करता था। समाज में फिर धीरे धीरे लोगों ने गांव बनाए। गांव किस लिए बनाए क्योंकि उनके जो जैसे एक सिंपल सी बात, अब इसको मैं थोड़ा सा डीप जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा कि वो कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की क्या बेसिक नीड है। तो एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स जनरली मान तो उसका खाना होता है, रहना होता है, और उसका जो है सेक्सुअल नीड होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है। इसके लिए इंसान फैमिली बनाता है पहले। अब ये सब हो गया तो फैमिली में ये नीड तो पूरी हो गई। इसके अलावा भी कुछ इंसान के नीड होते हैं। ऐसा कौन मानता है? अरिस्टोटल मानते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं कि ये नीड में होता है कि ह्यूमन बीइंग हैप्पीनेस फील करना चाहता है। तो ह्यूमन बीइंग जो हैप्पीनेस फील करना चाहता है ये किसके अकॉर्डिंग? अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वो हैप्पीनेस ये नहीं है जनरली इमोशन, वो एक एक्टिविटी है। वो कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग को अपने काम को सर्वोच्च तरीके से एक्सीलेंट वे में परफॉर्म करने का चांस देता है, वहीं पर वो लोग हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, तो ये टीचर के टीचिंग काम करते मुझे हैप्पीनेस फील होता है, तो वो कहते हैं कि टीचिंग का काम करना ही लिए मेरे लिए एक अच्छा सा क्या हो सकता है, हैप्पीनेस का वो हो सकता है चांस। और वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है हैप्पी रहता है अपने लाइफ में इसलिए क्योंकि वो उस एक्टिविटी को करता है। और उनका अकॉर्डिंग हाइडेमोनिया का एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जन्म या पर्पज लाइफ का है हैप्पीनेस को फील करना। अब मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, टीचर टीचिंग काम करते समय मुझे हैप्पीनेस फील होती है। तो अब बताइए कि अगर जो मैं एक गाँव में हूँ, एक गांव में, तो मैं अपनी टीचिंग की क्वालिटी या टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर सकता, उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा एक फैमिली में। इसलिए गांव बना क्योंकि जो लोग कुछ लोग टीचिंग करना चाहते थे, कुछ लोग जो चाहते थे कि गांव में रूल रेगुलेशन हो, तो सब लोग अपने अपने हाईएस्ट लेवल को पहुंचना चाहते थे। इसी वजह से गांव से बढ़कर आगे समुदाय बना, सोसाइटी, कम्युनिटी बोलते हैं। फिर कम्युनिटी से स्टेट बना। अब मान लीजिए मैं एजुकेशन मिनिस्टर हो जाता हूँ, तो मैं एजुकेशन में कितना रिफॉर्म कर पाऊंगा। इसलिए वो कहते हैं कि हाईएस्ट एक्टिविटी एक्सप्रेस करना है, किसी ह्यूमन बीइंग को हाईएस्ट हैप्पीनेस फील करना है तो उसे स्टेट में ही रहना होगा। यही उनका सिंपल सा रीजन है कि वो कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो स्टेट के बाहर नहीं रह सकता। उसका सिंपल सा रीजन ये है। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, उनका जस्टिस पे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि जस्टिस दो प्रकार के होते हैं उनके अकॉर्डिंग। एक होता है यूनिवर्सल जस्टिस, एक होता है पार्टिकुलर जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस का सिंपल सा ये मतलब हो गया दोस्तों, कोई आदमी रोड पे चल रहा है तो सिंपल से रोड के जो रूल रेगुलेशन है कि जैसे रेड लाइट को फॉलो करना, जब ग्रीन हो तो सिग्नल क्रॉस करना, ये क्या है? आपका यूनिवर्सल लॉ है जो हर कोई फॉलो करता है सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए। फिर उनका सेकंड पॉइंट आता है जिसे वो कहते हैं पार्टिकुलर जस्टिस।
पर्टिकुलर जस्टिस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। उसमें आपका होता है एक करेक्टिव जस्टिस होता है, एक अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। करेक्टिव जस्टिस का ये मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को नुकसान पहुंचा दिया, मेरे हाथ पे मार दिया, वो हाथ टूट गया, तो हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाकर के अपनी बातों को रखते हैं और वहाँ पर कोर्ट हमें फैसला देगा कि मुझे जो नुकसान हुआ है, जिस बंदे ने नुकसान पहुंचाया है, या तो मुझे पैसा दे या तो उसे सजा दिया जाता है, ताकि वो सेकंड टाइम पे किसी को इस तरीके से नुकसान ना पहुंचा पाए। और इसी को हम कहते हैं करेक्टिव जस्टिस। किसके अकॉर्डिंग? आपके प्लेटो के, सॉरी, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? आपके पार्टिकुलर जस्टिस के अंतर्गत आते हैं। और वो पार्टिकुलर जस्टिस में आपके दो करेक्टिव जस्टिस हो गया, अब दूसरा क्या हो गया आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो कहता है आपका अरिस्टोटल की, अगर जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में जैसे हम पोजीशंस होते हैं कि डीआईजी होगा, आईपीएस होगा, आईएएस होगा, मिनिस्टर होगा, ये सब पोस्ट कहीं ना कहीं हम लोगों को देते हैं। तो ये पोस्ट हम नहीं देते, मतलब गवर्नमेंट या ये संस्थाएं देती हैं। तो वो कहता है अरिस्टोटल की ये जो पोस्ट दिया जाएगा किसी व्यक्ति को, उसके मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, ना कि उसके किसी भी नेपोटिज्म, करप्शन की वजह से दिया जाएगा। तो ये कहता है कि तभी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगी कि जब किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे पोस्ट दिया जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। ठीक है, ये रहा उसके जस्टिस का कॉन्सेप्ट दोस्तों। ये टोटली जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है अरिस्टोटल का, ये टोटली डिफरेंट है प्लेटो से। अब हम बात करते हैं उसकी एजुकेशन की थ्योरी को। तो अरिस्टोटल भी मानता है कि किसी भी व्यक्ति को एजुकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली उन लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे कि अभी चाइल्ड जो है, क्योंकि वही फ्यूचर में उस कंट्री के सिटीजन बनेंगे। तो कहता है कि लोगों को, जो बच्चों को हम एजुकेशन स्पेशली जो है सिंपल उस टाइम दिया जाता था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के बारे में हल्का हल्का नॉलेज दिया जाता था, तो उनको देना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मोरल एजुकेशन बहुत जरूरी है, सिविक सेंस होना चाहिए उनके अंदर, ये बात कहता है ये। क्योंकि वो कहता है कि एक एजुकेटेड आदमी ही एक कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से ही किसी स्टेट का निर्माण होता है। ये रहा उसका जो है एजुकेशन का थ्योरी। और रही बात सिटीजनशिप की, तो अरिस्टोटल कहता है कि सिटीजनशिप यानी कि किसी भी कंट्री के सिटीजन होने के लिए लोगों को जरूरी नहीं है कि वहाँ पर बर्थ, जन्म हुआ हो। वो कहता है किसी व्यक्ति को सिटीजन तब कंसीडर किया जाएगा जब वो व्यक्ति वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के लॉ को फॉलो करे और पॉलिटिकल सिस्टम में भाग ले, पॉलिटिकल फंक्शनिंग वो करे। जैसे सिंपल सी बात कि मैं अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मैं सिटीजनशिप कब इंडिया का सिटीजन कहलाऊंगा कि जब मैं रोड पे चलते टाइम या कहीं पर जो हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उस लॉ को फॉलो करता हूँ, और जब राइट टू वोट आता है तो हम वोट भी देते हैं, अपने मत का प्रयोग भी करते हैं, तो हम एक सिटीजन है। ऐसा किसका मानना है? अरिस्टोटल का। और वो कुछ लोगों को सिटीजन नहीं मानता है, जैसे वो कहता है कि औरत नागरिक नहीं हो सकती, बूढ़े लोग नागरिक नहीं हो सकते, वो कहता है बच्चे भी नागरिक नहीं हो सकते, और कहता है स्लेव्स भी नागरिक नहीं हो सकते, और कुछ जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी वो कहता है कि नागरिक नहीं हो सकते हैं। और वो उनके पीछे रीजन भी देता है, जैसे वो कहता है कि औरत नागरिक नहीं हो सकती क्योंकि वो लोग इन्फीरियर हैं और मेन से। ऐसा किसका मानना है? अरिस्टोटल का है। और वो कहता है कि जो स्लेव होते हैं उनके पास इतनी दिमाग नहीं होती कि पॉलिटिकल सिस्टम को समझ पाएँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएँ, इसलिए ये जरूरी है कि वो लोग क्या करें, सिंपल सी बात कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में भाग ना ले। और तीसरी पॉइंट, जो ओल्ड एज के लोग, जो बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर फिजिकल कैपेसिटी नहीं होती है कि पॉलिटिकल फंक्शन को परफॉर्म कर पाएँ या अच्छे से अपने मस्तिष्क को यूज कर पाएँ, इसलिए वो कहता है इन्हें भी जो है नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। और बच्चों के पास इमेच्योरिटी होती है तो उन्हें भी कहता है कि उन्हें भी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। और अगर जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, ये सब हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया अरिस्टोटल की। अब अरिस्टोटल के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है रेवोल्यूशन का, क्रांति का। तो कहता है कि सोसाइटी या समाज में या किसी भी स्टेट में क्रांति कब आती है, तो क्रांति लाने के लिए कुछ रीजन बताता है। जैसे पहले इनइक्वालिटी होगी, अगर समाज में असमानता है तो असमानता से क्या होता है, समाज में ग्रुप डिवाइड होता है, ग्रुप डिवाइड होकर कंस्पायर करेंगे या षड्यंत्र रचेंगे, उस वजह से क्या होता है, आपको क्रांति आती है। दूसरा कहता है इनजस्टिस, समाज में अगर जो क्या होता है, अन्याय होता है, तब भी हम मान सकते हैं कि क्रांति हो सकती है। और इसके अलावा वो कहता है कि करप्शन भी होता है तो समाज में क्या होता है, क्रांति आ सकती है। ऐसा किसका मानना? अरिस्टोटल का। लेकिन वो कहता है कि अब मान लीजिए कि क्रांति आ सकती है तो उसने सोल्यूशन भी कुछ दिया होगा ना। तो अरिस्टोटल कहता है कि क्रांति ना आए इसके लिए हमें गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट देता है। गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनरली समाज में जो है
एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है, लेकिन वो पहली बार कह रहा है कि मिडिल वर्ग भी होता है। एक ऐसा वर्ग होता है जो ना ही गरीब होता है ना ही बहुत अमीर होता है, और शासन की सत्ता पे गद्दी पर वही लोग बैठाए जाने चाहिए जो मिडिल क्लास में आने चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग होते हैं इनको ना ही तो जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, और ना ही जो अमीर लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और बैलेंस ही कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट को रन करने की कोशिश में अच्छा सफल होता है। और इसीलिए उसका मानना है कि एक जो है मिडिल क्लास का ही रूल होना चाहिए, जो कि रूल बेस्ड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों उसके द्वारा जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन में वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दो बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पे कहता है कि अगर जो एक व्यक्ति का शासन होता है तो मोनार्की होता है, यानी कि राजतंत्र। और राजतंत्र का विकृत रूप क्या होता है आपका? ओलिगार्की। ठीक है, या कह सकते हैं राजतंत्र का विकृत रूप होता है तानाशाही। और फिर दूसरा वो कहता है दो व्यक्तियों का शासन, जिसे कुलीन तंत्र कहता है। और कुलीन तंत्र का विकृत रूप वो कहता है अरिस्टोक्रेसी। और फिर बोलता है कि तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो डिफाइन करता है गवर्नमेंट को, वो बोलता है आपका होगा डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को वो अच्छा नहीं मानता, वो मानता है पॉलिटी को, और पॉलिटी का जो विकृत या डिविएटेड फॉर्म कहता है डेमोक्रेसी। और वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता लेकिन पॉलिटी को सपोर्ट करता है, क्योंकि पॉलिटी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारे चीज़ें बहुत अच्छी होती है, रूल बेस्ड ऑर्डर होता है। बट डेमोक्रेसी को वो मानता है कि वो मोबोक्रेसी है, इसलिए वो डेमोक्रेसी का समर्थन न करके पॉलिटी का समर्थन करता है। तो ये दोस्तों जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो हमने डिस्कस की, ये स्पेशली अरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट के बारे में थे। ये जो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कि यूपीपीसीएस यूपीएससी